श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकस जौनपुर के संस्था के पठन पाठन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 है अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कल हम आपको बताए थे कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये वन कहाँ कहाँ पे कौन कौन से, किस प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताए थे, पहला बताए थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि भारत के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं जो कि भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब पूरे लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर देखा जाता है, तो हमको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते थे। 4 है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते थे। 5 पर्वतीय वन पाए जाते थे। 6 पे डेल्टाई वन पाए जाते थे। आज यहाँ पर देखेंगे, इसमें का प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। प्रश्न 2 है वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वनों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। जैसे कि हमने बताया, अगले प्रश्न में बता दिया था, वन भी हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है। तो वन संरक्षण से आप क्या, वन संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है? वन संरक्षण का तात्पर्य होता है वनों का बचाव करना। वन भारत की एक अमूल्य संपत्ति है। इस हरे सोने की, वन जैसे हरे सोने की जितनी अधिक से अधिक सुरक्षा की जाए उतनी ही कम मानी जाती है। अर्थात हमें अधिक से अधिक मात्रा में वनों की सुरक्षा करनी चाहिए या संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का तात्पर्य होता है वृक्षों को लगाना, उन्हें नष्ट होने से बचाना और उनका सीमित एवं समुचित ढंग से उपयोग करना ही वन संरक्षण कहलाता है। फिर से एक बार देखिएगा, वन संरक्षण का तात्पर्य ही होता है वृक्षों को लगाना, उन्हें नष्ट होने से बचाना तथा उनका उपयोग समुचित और संतुलित ढंग से करना ही वन संरक्षण कहलाता है। वनों पर कृषि एवं उद्योग, कृषि एवं दैनिक जीवन की पूरी तरह से निर्धारित हैं। वनों का जितना अधिक संरक्षण होगा उतना ही उपयोगी होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं।
वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आप देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लोगों को रहने के लिए आवास चाहिए। यदि आवास चाहिए तो लोग आवास बनवाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काटते हुए वहाँ पे आवास बनवा देते हैं और फिर पुनः वहाँ पेड़ पौधों को लगाते नहीं हैं। इस तरह से देखा जाता है वन हमारे यहाँ कम होते चले जाते हैं। फिर उसमें दिया है कि वनों के प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं। आप देखते हैं ये वन संरक्षण हो गया, इसमें कहा गया है वृक्षों को लगाना, उन्हें नष्ट होने से बचाना तथा उनका समुचित या ढंग से उपयोग, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही वन संरक्षण कहलाता है। अब इसमें दिया है वनों के प्रत्यक्ष लाभ। नंबर 1 है वनों के प्रत्यक्ष लाभ। अब इसमें दिया है वनों के प्रत्यक्ष लाभ। ये प्रत्यक्ष क्या चीज़ होता है, प्रत्यक्ष का तात्पर्य होता है परोक्ष रूप से उसे देखकर छूकर हम उसका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वन से हमें प्रत्यक्ष क्या मिलता है, प्रत्यक्ष जैसे हमें भूख लगी तो कहने मतलब हम फल खाते हैं। फल आम का फल है, देख लेते हैं कितना है, कितना बड़ा है, कैसा आम है, जामुन का फल, जितने भी फल से संबंधित चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ मतलब उसको देख लेते हैं, उसको देखकर अपने जीवन में हम उसको उपयोग करते हैं। ऐसे जो देखकर या प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से देखकर अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो हमारे लिए प्रत्यक्ष लाभ कहलाते हैं। तो आप देखते हैं वनों के प्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं। वनों से हमें फर्नीचर बनाने, ईंधन तथा उद्योगों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है। आप देखते हैं जितने भी फर्नीचर से संबंधित मेज, कुर्सी, डेस्क, बेंच इत्यादि, दरवाज़ा और जितने खिड़की होते हैं सब कुछ जो है कि वनों की लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है। इसलिए देखा या प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है कि वनों से हमें फर्नीचर बनाने, ईंधन तथा उद्योगों के लिए उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें नंबर 1 था। नंबर 2 है वनों से कागज उद्योग, रंग रोगन तथा दिया सलाई के उद्योग चलाए जाते हैं। तीसरा है वन भारत के 55 करोड़ पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा उपलब्ध कराती है। 4 नंबर है वनों से अनेक प्रकार के फल तथा फूल प्राप्त होते हैं। आप देखते हैं वनों में बहुत से पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग ढंग के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आम, जामुन और सब इसमें होते थे। ये जो है कि वनों में पाए जाते हैं, वनों से अनेक फल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ देखा जाता है वनों में अनेक प्रकार के फूल भी पाए जाते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से उनको हम प्राप्त कर लेते हैं। वनों में हमें अनेक प्रकार के पशु एवं पक्षी पाए जाते हैं, पशु और पक्षी पाए जाते हैं जिनका मांस के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका मांस के लिए शिकार के रूप में उपयोग किया जाता है। वनों से शहद, गोंद, लाख, तारफीन का तेल, बिरोजा इत्यादि पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। वनों से अगला नंबर है वनों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं, या कहने का मतलब औषधियां भी प्राप्त होती हैं। आप देखते हैं वन से ही हमें बहुत से ऐसे औषधियां होती हैं या दवा होती है जो कि हम वनों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखते ही हैं, यदि दवा के रूप में देखा जाए वनों में ही पाया जाने वाला एक वृक्ष जैसे नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, ऐसे जो पेड़ होते हैं ये हमें दवा के लिए काम करते हैं। कितना भी मुंह में दुर्गंध आती हो, कुछ भी होता हो, पेट में जलन सा या कहने मतलब इस तरह से गर्मी की महसूस होती हो, नीम की पत्ती खा लेंगे साथ उसमें आपको आराम मिलता है। अर्थात यह जितने भी कीटाणु पेट में होते हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं। मुंह में जितनी भी दुर्गंध आती है, यदि दातुन को हम 20 से 25 मिनट के लिए कर लेते हैं तो देखते हैं इस 25 से आधा घंटा के बाद देखते हैं मुंह की सारी पूरी की पूरी दुर्गंध क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात यह भी हमारे लिए एक औषधि का कार्य करता है। वन भारत के 3.8 करोड़ लोगों के लिए आजीविका का साधन जुटाते हैं। वनों से गिरने वाली पत्तियां सड़कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं।
वनों से राष्ट्रीय आय का कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, ये वनों के प्रत्यक्ष लाभ थे। अब देखते हैं वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। 2 नंबर देखते हैं, वनों के अप्रत्यक्ष लाभ। अब इसमें ऊपर लिखा गया है प्रत्यक्ष लाभ, नीचे है अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष को हमने बता दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आप उसको देखकर अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, वह प्रत्यक्ष होता है। और जिससे लाभ होता है, अपने जीवन में तो लाभ होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आपने आम का फल, जामुन का फल इत्यादि फल को खाकर अपने भूख को कम कर सकते हैं। लेकिन हम कितना खाना खाए, कितना आम खाए, कितने सब कुछ होता है उसमें आप बता सकते हैं। लेकिन अभी आप घर से स्कूल के लिए आते हैं या स्कूल से घर की तरफ जाते हैं, तब आपको बहुत तेज़ धूप लगी, तो पूछा जाए बेटा कितना धूप लगी, आप लोग कहेंगे कि बहुत तेज़ धूप लगी। यदि हम कहें कितना लगी वो बताओ ना, तो शायद उसका आप कोई आंकड़ा दे नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि मतलब हमको लाभ होता है, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अर्थात जैसे सूर्य की गर्मी हमको लगती है, कितनी गर्मी लगती है, हम सिर्फ उसको महसूस करने वाली थी। सिर्फ एक शब्द आता है क्या, महसूस करने वाली चीज़। जो महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, अप्रत्यक्ष के अंतर्गत रखी जाती है। तो हमने महसूस किया, हमको धूप बहुत तेज लगती है, हमने महसूस किया, इसलिए यह अप्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आती है। अप्रत्यक्ष लाभ में जैसे नंबर 1 में आप उसमें देख सकते हैं, वन मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। क्या कर रहा है, वन मानसूनी पवनों को रोककर मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। अब महसूस करने वाली चीज़ें इसमें क्या है, कह रहा कि वन मानसूनी पवनों को रोककर बड़ी तेज़ी के साथ आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, ये हमें पता है। लेकिन देखिएगा, जहाँ जिस क्षेत्र पर वन नहीं होता वहाँ पे आंधियाँ बड़ी तेज़ दिखाई देती है और चली जाती है, हवा जितनी तेज़ आते हैं चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या अधिक पाई जाती है, वहाँ पे हवा के वेग को पेड़ पौधे क्या करते हैं, रोक लेते हैं। जब उनके वेग को रोक लेते हैं तो उसके द्वारा जितने तेज़ी से जो चीज़ें जा रहे थे वो उसका गति धीमी पड़ जाती है। वहाँ पे मानसूनी पवन को रोक कर, पेड़ पौधे उन पवन को रोक कर क्या करते हैं, वर्षा वहाँ पे जहाँ पे 2 मिनट वर्षा होने है वहाँ पे लगभग 10 मिनट की वर्षा करा देते हैं। अर्थात ये देखा जाता है कि वन, यह हम सिर्फ महसूस करते हैं, यह हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते। हवा चल रही है, हम तो घर में देखते हैं कि मतलब हवा जाती है आती है, पता नहीं चलता। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है तो मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। आगे बात की, ये मानसूनी क्या होती है, मानसून शब्द क्या होता है, मानसून भाप से भरे उन पवनों या हवाओं को कहते हैं। भाप से भरे, मानसून भाप से भरे उन पवनों या हवाओं को कहते हैं। जो एक निश्चित दशा में भाप से भरे पवनों या मानसून भाप से भरी उन पवनों या हवाओं को कहते हैं जो एक निश्चित मौसम में
एक निश्चित मौसम में एक निश्चित दिशा की ओर चला करती है, एक निश्चित दिशा की ओर चला करती है, और चला करती है। देखिएगा, जो मानसूनी पवनें बता रहे थे, तो मानसून क्या होता है? मानसून भाप से भरी उन पवनों या हवाओं को कहते हैं जो एक निश्चित मौसम में एक निश्चित दिशा की ओर चला करती है। अर्थात मानसूनी पवनें 6 महीने स्थल से जल की ओर चला करती हैं और 6 महीने जल से स्थल की ओर चला करती हैं। इस तरह से देखा जाता है भारत में मानसूनी पवनों द्वारा ही वर्षा होती है। भारत में मानसूनी पवन देखा जाता है, जो भारत होता है यहाँ पे तो अरब सागर या हिंद महासागर की तरफ से देखा जाता है, ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी से तो 20 मई को देखा जाता है। मई के महीने में यहाँ पे मानसून धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है, जो कि केरल के तट पर 1 जून को प्रवेश करता है। केरल के तट पे देखा जाता है, तो मानसून भारत में 1 जून को प्रवेश करता है। अब मानसून यहाँ पे कैसे प्रवेश करता है इसको देखिएगा, क्योंकि यह स्थल भाग है, ये स्थल भाग है, ये जल भाग है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये स्थल भाग है, ये जल भाग है। हमारे यहाँ गर्मी का महीना 1 जून को देखा, जून के महीने में हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। जब यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश जब स्थल पर भी पड़ता है और जल पे भी पड़ता है, तो स्थल जल्द से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है जब ये जल्दी से गर्म हो जाता है तो यहाँ पे गर्म हवाएं बनने लगती हैं, गर्म पवनें निकलने लगती हैं। ये जो गर्म हवा या पवन होती हैं, हवा होती हैं, ये हल्की होती हैं। जब ये हल्की होती है तो ये स्थल मंडल को छोड़ कर ऊपर चली जाती हैं और जल में जो हवा बनती है, जो यहाँ पे वो ठंडी और भारी होती हैं। तो ये ठंडी और भारी जो हवा होती है यहाँ पे जाती है और इसको यहाँ पहुँचते ही हल्की और गर्म हवा जो होती है यहाँ से चली जाती है। इस तरह से जैसे जैसे ये गर्म हवा आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, वैसे पीछे से ठंडी हवा उस स्थान को घेरती हुई चली जाती है। इस तरह से देखा जाता है कि मानसूनी पवनें जब जून के महीने में हमारे यहाँ प्रवेश करती हैं और इसी गर्म ठंडा कहने मतलब उष्ण और शीत होने के कारण यहाँ पे संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया होने के बाद बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद फिर हमारे यहाँ पुनः वर्षा होती है। इस तरह से देखा जाता है मानसूनी पवने के कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है। दूसरा इसमें अप्रत्यक्ष लाभ में देखेंगे, वृक्ष पानी की गति को नियंत्रण करके बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है, इस तरह से पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ में देखा जाता है पेड़ के जो जल की बूंदें होती हैं, जितने तेज़ी से वह आती हैं धरातल पर गिरती हैं, उतनी तेज़ से पेड़ के ऊपर भी गिरती हैं। लेकिन जब उनके पेड़ के पत्तों पे गिरती हैं, पत्ते से होते हुए टहनियों पर, टहनियों से डालों पर से उसकी शाखाओं को पकड़ते हुए नीचे की तरफ आता है और नीचे तमाम तरह के देखा जाता है को मतलब पत्तियाँ गिरी होती है, सड़ी होती है और अनेक प्रकार के घास भूस पाए जाते हैं इस तरह के। और उसके साथ साथ देखा जाता है वो मिट्टी की जकड़े रहती है। पेड़ की जड़ जो होती है, वृक्ष के जड़ जो होती है, उस मिट्टी को क्या होती है, पकड़े होती हैं। इस तरह यहाँ पे मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है। तो वही कह रहा है उसमें कि वृक्ष पानी की गति को पर नियंत्रण करके बाढ़ पर भी नियंत्रण करता है। वन भूमि क्षरण अर्थात मिट्टी की कटाव को रोकता है। जैसे कि हमने बता दिया कि उसकी जो जड़ें होती है मिट्टी को मजबूती के साथ क्या होती है, पकड़े होती है। वनों के कारण मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगती है। वृक्षों की जड़ें जल को सोखकर भूमि के नीचे संचित कर देती हैं। जैसे आप ही देखिएगा, जब यहाँ पे धरातल है, यहाँ पे पेड़ पौधे इस तरह से हो गए तो इसकी जड़ें तमाम इस तरह से नीचे की तरफ जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब इसमें दरारें पड़ जाती है तो ऊपर से जो पानी की बूंदें आती हैं, इस दरारों से रिस कर यह नीचे जाकर संचित हो जाती है, जिसे हम अधोभौमिक जल के रूप में कहते हैं। तो इनसे पकड़ते हुए इस तरह से देखा जाता है कि यह जल जाकर नीचे एक संचित कोष के रूप में व्यवस्थित या उपस्थित हो जाते हैं। वृक्ष, अगला नंबर, वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को रोककर वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। आप जैसे आपको पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से पाते हैं, वायुमंडल से पाते हैं। अर्थात वो कहा गया कि वायुमंडल से जो प्रदूषण होता है उसको अपने यहाँ एकत्रित करके वह
मनुष्य के लिए या जीव जंतु प्राणियों के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन गैस देता है, इस तरह से शुद्ध ऑक्सीजन गैस देता है। तो उसमें कहा गया वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को रोककर वायुमंडल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। अगला नंबर है वृक्ष प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और हरे वृक्षों में ढकी भूमि बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। आप जाएंगे, कहा गया है पृथ्वी का स्वर्ग या उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में देखा जाता है तो वहाँ पे फूलों की घाटी कही जाती है। तो वहाँ पे इन प्राकृतिक सुंदरता को देखने के बाद यह लगता है कि वृक्ष भी एक अच्छे सौंदर्य के रूप में होते हैं। फिर उसमें दिया है अगला नंबर है वृक्ष कृषि तथा उद्योगों के में प्रमुख सहायक होते हैं। वृक्ष क्या होते हैं, कृषि में और उद्योग में प्रमुख या मुख्य रूप से सहायक होते हैं। वन पशुओं तथा पक्षियों के शरण स्थल होते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि वन संरक्षण क्या होता है और वनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में बता दिया कि वृक्षों को, वन संरक्षण, वृक्षों को लगाना, भैया वृक्षों को लगाना, उन्हें नष्ट होने से बचाना तथा उनका उपयोग समुचित ढंग से करना वन संरक्षण कहलाता है।